नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 का जो रिजल्ट घोषित हुआ है, अब इसके बाद इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से होगा उसके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। किसी बच्चे को जब रिजल्ट घोषित हुआ है तो वेटिंग भी मिली है, वो वेटिंग कैसे क्लियर होगी इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और जब आप कहीं और अन्य ज़िले में आप ज्वाइन करने वाले हैं, यानी कि जिसका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, जिसको मेरिट आ चुकी है और वो रहने वाला किसी अन्य ज़िले का है और उसको पोस्टिंग किसी अन्य ज़िले में मिली है या मेरिट उसकी किसी अन्य ज़िले में आई है, तो अब उसके पास ट्रांसफ़र के क्या क्या चांसेस हैं इसके बारे में भी हम अगली वीडियो में बातचीत करेंगे। तो इस वीडियो में क्या समझने वाले हैं कि अभी जो फर्स्ट काउंसलिंग होगी या पहली बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है वो किस प्रकार से होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो स्टेप है आपकी ESB यानी कि जो आपका एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड है, जो जिसने आपकी एग्ज़ाम ली है, ये एक सूची बनाएगा। आपने आपका रिजल्ट देख लिया, आपका किसी न किसी ज़िले में मेरिट में आया होगा, तो अब क्या होगा कि अब एक लिस्ट बन जाएगी पूरे मध्य प्रदेश की और वो लिस्ट जो है वो लिस्ट ज़िलेवार होगी। यानी कि मान लीजिए कि मंदसौर ज़िले के नाम ऊपर, फिर नीमच, फिर उज्जैन, फिर रतलाम, फिर ऐसे करके मध्य प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं इनकी एक कंबाइंड लिस्ट बन जाएगी जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी। और ये लिस्ट कैसी होगी? ये लिस्ट वर्गवार होगी, कैटेगरी वाइज होगी। जैसे कि UR के सबसे ऊपर, फिर EWS, फिर OBC, ऐसे करके ये लिस्ट होगी। और ये लिस्ट कैसे होगी? जिलेवार होगी। तो हम क्या समझे? हम ये समझे कि जो ESB है वो एक सूची बनाएगा, जिनने भी सिलेक्ट हुए हैं मेरिट में जो हैं पटवारी में, उसकी एक जिलेवार सूची बनाएगा, उसकी एक वर्गवार सूची बनाएगा। उसके बाद वो सूची CLR ऑफिस, ये CLR का मतलब क्या है? यहाँ पे CLR ऑफिस होता है। CLR यानी कि कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड, कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड यानी कि भू अभिलेख। मध्य प्रदेश का जो भू अभिलेख का जो मेन मुख्यालय जो है वो कहाँ है? ग्वालियर में है, और वहाँ एक ऑफिस है CLR। तो ये कमिश्नर साहब को एक लिस्ट प्रेषित करेंगे, ये वाली कॉमन लिस्ट सभी जिलों की कैटेगरी वाइज। यहाँ से CLR साहब क्या करेंगे कि इस लिस्ट को जिलेवार अलग अलग करके हर जिले में अपनी एक लिस्ट भेज देंगे। उदाहरण लेते हैं कि ग्वालियर में जो जहाँ CLR का मुख्यालय है वहाँ सारी लिस्ट पहुँच गई है जिलेवार। अब CLR के ऑफिस से क्या होगा कि मंदसौर की लिस्ट अलग चली गई, नीमच की लिस्ट नीमच जिले में चली गई, उसके बाद आपकी इंदौर की लिस्ट इंदौर चली गई, जबलपुर की लिस्ट जबलपुर में चली गई। ऐसे करके हर जिले में अपनी एक लिस्ट पहुँच जाएगी वर्गवार कि UR में आपको इन विद्यार्थियों को लेना है, OBC में आपको इनको लेना है, SC में आपको इनको लेना है, ST में आपको इनको लेना है, EWS में आपको इनको लेना है। इस प्रकार से जो है कैटेगरी वाइज लिस्ट चली जाएगी। देन क्या होगा? देन SLR ऑफिस में जाएगी, वो जिले में जाएगी। इन द सेंस ये SLR का मतलब क्या है? सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड। CLR ऑफिस मध्य प्रदेश में सिर्फ एक है और SLR जहाँ भी हमारे जो जिले हैं मध्य प्रदेश में उन सभी जिलों में SLR ऑफिस है, तो उन जिलों में पहुँच जाएगी लिस्ट। तो आपकी जो लिस्ट ESB ने बनाई है वो कहाँ पहुँच गई? आपके ज़िले में पहुँच गई। आपके ज़िले में मेरे से मेरा मतलब है जहाँ भी आपकी मेरिट आई है उसमें वहाँ आपका नाम पहुँच गया। वो जो लिस्ट है उसी लिस्ट को फर्स्ट काउंसलिंग की लिस्ट कहा जाएगा। उस लिस्ट को क्या बोलेंगे कि वो फर्स्ट काउंसलिंग की लिस्ट है। कुल मिला के इस बार 2 काउंसलिंग होनी है, तो ये जो पहली बार जो काउंसलिंग हो रही है इसको फर्स्ट काउंसलिंग बोल रहे हैं। अब इतना आप समझ गए कि चलो आपकी ठीक है, आपकी जो लिस्ट है वो कहाँ पहुँच गई? आपके संबंधित जिले में पहुँच गई है। सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है इसके लिए सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, और जब वो नोटिफिकेशन आएगा तो सभी को पता पड़ जाएगा। उस नोटिफिकेशन में डेट वगैरह दे देंगे कि आपको, और प्रोसेस भी दे देंगे कि कैसा है। रूल बुक में उन्होंने एक प्रोसेस दी है, उस प्रोसेस के ऊपर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले जो आपका एक प्रश्न है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कब होने की संभावना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि हमारे मध्य प्रदेश के जो CM साहब हैं इनकी ऐसी मंशा है कि ये एक 15 अगस्त को एक कार्यक्रम करने वाले हैं जो कि संभावित भोपाल में हो सकता है, और वहाँ पे ये जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर देना चाहते हैं, ऐसी उनकी मंशा है। अभी हम 4 जुलाई है आज, और 15 अगस्त में कोई ज़्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 1.25 महीना बचा है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो इसी मंथ होना है। एट द लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। तो पहले हम प्रोसेस समझ लेते हैं। जब वो नोटिफिकेशन आएगा
तो स्टेप फर्स्ट जो रहेगी वो रहेगी कि MP ऑनलाइन पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। MP ऑनलाइन पर आपको आपके रोल नंबर वगैरह डाल के जैसा भी फॉर्मेट वो बनाएंगे वो डाल के आपका पेज खुल जाएगा, आपका पर्टिकुलर, वहाँ पे आपको आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। कौन कौन से संभावित डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, क्योंकि लिस्ट तो वो देंगे, लेकिन संभावित जो सूची है वो अभी हम इस वीडियो के अंत में मैं एक बार पढ़ दूंगा कि ये डॉक्यूमेंट तो आप एटलीस्ट अपने पास करके रखो तैयार। तो हमने क्या किया, MP ऑनलाइन पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जो दूसरी स्टेप आती है, यहाँ पे एक चीज़ और समझिए कि जब 2017 में जो पटवारी की परीक्षा हुई थी और जब 2018 में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, तो एक वीडियो है यात्रा वाला। उस वीडियो में यानी कि उस वक्त ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे, हमने कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए थे। लेकिन इस बार रूल बुक में ये लिखा हुआ है कि हमको ऑनलाइन MP ऑनलाइन पर हमारे डॉक्यूमेंट क्या करने हैं, अपलोड करने हैं। तो अगर उनका ऑफलाइन फॉर्मेट रहेगा तो जो यात्रा वाली जो वीडियो है उसमें जो प्रोसेस बताई है वो फॉलो होगी, और अगर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसा कि उन्होंने रूल बुक में लिखा है तो उसके लिए ये प्रोसेस फॉलो होगी। स्टेप फर्स्ट में हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपलोड कर दिए, हमारा जो भी डॉक्यूमेंट थे वो वेरिफिकेशन के लिए हमने क्या किया, अपलोड कर दिए। स्टेप फर्स्ट में ये किया। स्टेप सेकंड में क्या पूछेंगे हमसे कि आप कौन से ज़िले में वेरीफाई करवाना चाहते हैं, आपके डॉक्यूमेंट आप कौन से ज़िले में वेरीफाई करवाना चाहते हैं, ऐसा क्यों। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा जो है वो रतलाम का रहने वाला है, उसका सिलेक्शन हुआ है सीधी ज़िले में। पिछली बार की मैं बातचीत कर रहा हूँ, एक उदाहरण ले रहे हैं कि रतलाम ज़िले में वो रहने वाला है, उसका सिलेक्शन कहाँ हुआ, उसकी मेरिट आई सीधी ज़िले में। तो पिछले बार यानी कि 2018 में उसको रतलाम से सीधी ज़िले में यानी कि सीधी कलेक्ट्रेट में उसको जो है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाना पड़ा था। इस बार कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि यही प्रोसेस जो है, जो टीचर की जो वैकेंसी अभी हाल ही में DV वगैरह हुए हैं उसमें यही जो प्रोसेस है वो फॉलो की है। तो ये करने के बाद आपसे वो जिला पूछेंगे कि मान लीजिए कि आप रतलाम ज़िले के हैं लेकिन आपका सिलेक्शन सीधी ज़िले में हुआ है, आपको सीधी ज़िले में पोस्टिंग मिली है, वहाँ आपकी मेरिट आई है, तो अब आपको सीधी तो नहीं जाना है, आप इन ज़िलों में से सूची चुन लीजिए, एक भी कोई भी ज़िला चुन लीजिए कि मुझे मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ करवाना है। एक अब की बात हो रही है, आपने ऑनलाइन तो कर दिए, लेकिन जब आपका ऑफलाइन होगा तो आप ऑफलाइन कहाँ करवाना चाह रहे हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियस बात है कि जो रतलाम का बंदा है, चाहे उसकी पोस्टिंग सीधी ज़िले में हुई है, लेकिन वो ये चाहेगा कि यार मुझे डॉक्यूमेंट यानी कि DV के लिए मुझे वहाँ नहीं जाना पड़े, मैं मेरा काम रतलाम में ही कर लूँ। तो ऐसे आप जहाँ भी जिस भी ज़िले के रहने वाले हो वो ज़िला आप सिलेक्ट कर लेंगे, और इसमें जब प्रोसेस आएगी तो हम और वीडियो बना देंगे। तीसरी स्टेप ये है कि जब आप ये दोनों काम कर लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे प्लस ज़िला चुन लेंगे, फिर बात आती है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए DV की एक डेट देंगे, एक वेन्यू देंगे, एक टाइम देंगे। यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट क्या है, कौन से दिनांक को होना है, वेन्यू इन द सेंस कहाँ पे होना है, और टाइम कि इस दिनांक को आपको उपस्थित होना है। आपको ये तीनों चीज़ें जब मिल जाएंगी तो आपको उस पर्टिकुलर दिनांक को, पर्टिकुलर टाइम को, पर्टिकुलर जगह पे जाना है, और मिनिमम 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपी आपको, जो आपके जो भी दस्तावेज हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके फोटोकॉपीज़ के 2 सेट अलग अलग बंच बना के रख लीजिए। ये तो आपको करके जाना चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे अभी मैं एट द लास्ट पढ़ दूंगा। उसके बाद फोर्थ स्टेप जो आपकी होगी वो होगी कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे स्टेप फर्स्ट में, MP ऑनलाइन पर जो आपने डॉक्यूमेंट फर्स्ट स्टेप में अपलोड किए थे, उन्हीं डॉक्यूमेंट से आपके पास जो ओरिजिनल, क्योंकि अब आप वहाँ गए हो, इस वेन्यू पे चले गए हो, तो वहाँ पे आपके पास आपको जो ओरिजिनल आपके दस्तावेज है वो लेके जाना है। उनके पास जो आपने अपलोड किए थे उसकी सूची रहेगी, वो रहेंगे, वो आपसे जो अपलोड उनको दिखेगा वो आपसे मांगेंगे कि ये वाला दो। मान लीजिए उनने बोला कि 10th की मार्कशीट दो, तो जो आपने 10th की मार्कशीट अपलोड करी है वो, और जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो, उन दोनों को वो मिलाएंगे कि दोनों एक जैसी है कि नहीं है। इस प्रकार से वो अपना काम करेंगे। यहाँ पे आपको एक ध्यान रखनी है, वो चीज़ क्या है कि कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी के पास 2 प्रकार के जाति प्रमाण पत्र या 2 प्रकार के दस्तावेज हो सकते हैं। जैसे एक जाति का प्रमाण पत्र होता है पुराना वाला, और कई बार विद्यार्थी फिर एक नया जो अपना ऑनलाइन निकलता है वो भी बना लेता है। तो अगर कोई यहाँ पे MP ऑनलाइन पर पुराना वाला अपलोड कर रहा है, फिर यहाँ पे जब आपका ओरिजिनल से मिलाएंगे तो आपको पुराना, और बाद में बीच में आपने नया भी बनवा लिया है,
और पुराना वाला अपलोड किया है, तो फिर पुराना वाला तो लेके जाना ही जाना है। आप ये ना सोचें कि मैंने पुराना अपलोड कर दिया तो पुराना वाला तो अब काम का नहीं है, मैं नया वाला जो मैंने बनवाया है ऑनलाइन वाला ये प्रस्तुत कर दूंगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। उनको किससे मतलब है, जो भी आपने अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट, वही डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल में आपके पास होने चाहिए, सिंपल बात। देन जब ये वाली स्टेप भी आपकी निपट जाएगी तो उसके बाद स्टेप 5 में वो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, या यूँ कहें कि जो टीचर की जो वैकेंसी जो हुई थी और उसमें जो डीवी हुआ था उसमें बाद में एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, वेरिफिकेशन है, वो सक्सेसफुली हो चुका है, अब आप घर जा सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, तो ये तो प्रोसेस थी कौन सी वाली, फर्स्ट काउंसलिंग वाली हमने प्रोसेस समझ ली है। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा सेकंड काउंसलिंग कैसे होगी, या यूँ कहें कि वेटिंग क्लियर कैसे होगी, तो उस वाले वीडियो में आपके जो डाउट है उसको हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो अब जो जाते जाते मैं आपको डॉक्यूमेंट पढ़ देता हूं कि वो डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं, या यूँ कहें कि आपको कम से कम ये डॉक्यूमेंट तो कंप्लीट करके रखने चाहिए। तो पहला मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, और जिस भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है उनकी फर्स्ट सेमेस्टर से, या अगर सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज, और अगर ईयर वाइज है तो ईयर वाइज, फर्स्ट से लगा के लास्ट तक की आपके पास सारी मार्कशीट ग्रेजुएशन वाली होनी चाहिए। यहाँ पे एक प्रश्न रहता है कि मेरे पास मार्कशीट तो है सारे सेमेस्टर की या सारे ईयर की, लेकिन मेरे पास डिग्री नहीं है। तो अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपकी जो भी मार्कशीट है उससे भी काम आपका हो जाएगा। अगर उनको डिग्री चाहिएगी तो वो आपको वहाँ पे एक फॉर्म भरवा लेंगे और आपको 1 महीने का 15 दिन का समय दे देंगे, तब आप इसको इशू करवा के वहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन इतना आवश्यक नहीं है। दूसरी चीज़ जो है वो है आयु संबंधी दस्तावेज आपको चाहिए। आपका जो भी एज है उसको वेरीफाई करने के लिए आपको दस्तावेज चाहिए। तो आयु वाला दस्तावेज के लिए जो है आपकी 10वीं की मार्कशीट जो है वो काम करती है, तो 10th की मार्कशीट हम लेके जा ही रहे हैं। तीसरी चीज़ जो है वो है मूल निवासी का प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, वो वाला हमको चाहिए। चौथी है कास्ट सर्टिफिकेट, अगर जाति का प्रमाण पत्र आपके ऊपर लागू होता है तो वो चाहिए। पांचवा चीज़ जो है जाति प्रमाण के साथ आप AWS सर्टिफिकेट, वो भी आपको चाहिए अगर वो आपके ऊपर लागू हो रहा है तो। फिर है हैंडीकेप का सर्टिफिकेट, अगर आप दिव्यांगजन हैं तो जिस कैटेगरी से दिव्यांगजन है उसका सर्टिफिकेट चाहिए। छठी चीज़, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए। सातवां, अगर आप संविदा कर्मी हैं तो आपको संविदा कर्मी का सर्टिफिकेट चाहिए। कई बार रिजल्ट में बच्चों ने बाय मिस्टेक जब फॉर्म भरा तब उन्होंने कि आप संविदा कर्मी का आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो फॉर्म भरते टाइम उस ऑप्शन को यस कर दिया। अब उस ऑप्शन को यस कर दिया तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब रिजल्ट घोषित हुआ है तो उसमें एस के लिखा हुआ आ रहा है। अब एस के लिखा हुआ आ रहा है प्लस मेरिट भी आ रही है, यानी कि वो पद आपको मिल चुका है। अब जब आपका डीवी होगा ना तब आपको ये संविदा कर्मी का जो सर्टिफिकेट होता है, यानी कि मिनिमम आपने 5 वर्ष की, न्यूनतम आपने 5 वर्ष की सेवा एज ए संविदा कर्मचारी शासन को दी हो, वो वाला सर्टिफिकेट चाहिए। AWS हो चुका है। उसके बाद एक शपथ पत्र का फॉर्मेट आपको देंगे कि ये वाला शपथ पत्र का फॉर्मेट जो है वो भर के लाना है, तो वो हम नोटरी करवा के, और ये शपथ पत्र का फॉर्मेट जो है ये वाला हो सकता है। ये शपथ पत्र का फॉर्मेट आपको जब आपका लिस्ट आएगी ना, ये वाली नोटिफिकेशन आएगा, उसमें अगर दें तो ले जाना है। पिछली बार शपथ पत्र का फॉर्मेट हमारे DV के साथ आया था। उसके बाद 10वीं बात है कि आधार कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ, ये सब तो आप लेके जाएंगे ही जाएंगे। आपका जो एडमिट कार्ड है, आपने जब पहले फॉर्म भरा था उसकी भी प्रति आपके पास रखो, है ना, आवश्यक अगर लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो जो फॉर्म भरा था वो वाली प्रति हमारे पास होनी चाहिए। एडमिट कार्ड जो आपके पास है तो वो भी होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारे एडमिट कार्ड का एक टुकड़ा वो रख लेते हैं, एक टुकड़ा हमको दे देते हैं, तो वो टुकड़ा भी आप संभाल के रखो, हो सकता है काम में आ जाए। देन CPCT अगर आपने पास कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, तो वो सर्टिफिकेट भी लेके जाओ, वहाँ पे सबमिट कर देना। और अगर आपने नहीं करी है तो आपको पता ही है कि वो 3 साल का समय दिया है, तो वो 3 साल का समय कब से काउंट होगा, जिस दिन भी आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी, या यूँ कहें कि जिस दिन भी आपकी ज्वाइनिंग डेट होगी उस दिन से आपका समय शुरू हो जाएगा। कौन सा वाला? 3 साल वाला, कि उस दिनांक से लेके, मान लीजिए कि 15 अगस्त को आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो 15 अगस्त 2023 से लगा के 15 अगस्त 2026 के बीच में आपको जो है 3 साल दिए हैं। इस 3 साल के जो परिवीक्षा अवधि है आपकी, इसके अंदर आपको CPCT पास करके देनी है। मेरे हिसाब से हर साल जो है CPCT की परीक्षा
4 या 5 या 6 बार होने लग गई है तो आप कभी भी तैयारी करके उसको निकालिए। आपको हिंदी टाइपिंग और सिर्फ CPCT की परीक्षा जो कंप्यूटर का पेपर होता है उसमें सिर्फ पास होना है। ये CPCT की बात हो गई है। और उसके बाद फॉर्म जो आपने भरा था वो हो ही गया है। जो फ़ोटो आपने फॉर्म भरते टाइम लगाया है वही फ़ोटो, कम से कम 5 फ़ोटो अपने पास रखो। 6 फ़ोटो रखो, 5 फ़ोटो रखो, 10 फ़ोटो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 5 फ़ोटो, जो फ़ोटो आपने फॉर्म भरते टाइम लगाए थे वही फ़ोटो अपने पास, आपका जो फ़ोटो लगाया था वो आपके पास रखो, क्योंकि वही फ़ोटो काम आएगा। तो ये थी आज की पूरी बातचीत कि आपका जो फर्स्ट काउंसलिंग होने वाली है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, वो किस प्रकार से होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड काउंसलिंग के ऊपर बात करेंगे कि वेटिंग कैसे क्लियर होगी। देन हम लोग ये बात करेंगे कि कोई बंदा अगर ज़्यादा दूर पहुँच गया है, किसी की जॉब ज़्यादा दूर लगी है, तो फिर वो उसके पास ट्रांसफ़र के क्या क्या ऑप्शन हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।